तो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ए फॉर अर्जुन क्लासेस में। तो उत्तराखंड वाली सीरीज़ में हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ना शुरू कर रहे थे। उत्तराखंड का इतिहास जो हम पढ़ रहे थे, उत्तराखंड इतिहास की कुछ क्लासेस हमने चला दी थी। लगभग 3 क्लास आपकी हो गई होगी, और सॉरी, चंदवंश की। बाकी उत्तराखंड की क्लासेस तो आपकी 15 क्लासेस समथिंग हो गई है, क्योंकि अभी यूट्यूब पे मैं नया नया हूँ। अभी मैं खुद सीख रहा हूँ कैसे पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। होपफुली आप लोगों को पसंद भी आ रहा होगा, क्योंकि अभी तक मैंने ऑफलाइन क्लासेस में ही पढ़ाया था। ऑनलाइन में मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। अभी मेरे को चैनल बनाए हुए 20-22 दिन मैक्सिमम हो रहे हैं। तो होपफुली आप लोग पसंद करोगे, आगे आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। और ये मेरी गारंटी है कि आपको बहुत सारी किताबों का कंटेंट एक सामने देने की कोशिश की जा रही है, खासकर उत्तराखंड और हिंदी में। साथ साथ हमारी जीके की क्लासेस चल रही है, जिसमें मैं पॉलिटी आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ। पॉलिटी के भी 5 भाग मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। इसके 22 भाग पढ़ने के बाद आपको नया ज्योग्राफी चलाया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल वापस आते हैं टॉपिक पे। और लास्ट टाइम पे हमने जो चंदवंश को कंप्लीट करा था, तो लास्ट टाइम पे हमने चंदवंश को कंप्लीट करते समय कुछ चीज़ें उसमें पढ़ी होगी। और लास्ट टाइम पे चंदवंश को जब हमने कंप्लीट करने की कोशिश करी थी, तो शायद आपको मैंने बाज बहादुर चंद तक चंदवंश को कंप्लीट करवा दिया था कि बाज बहादुर चंद तक क्या क्या डिटेल, क्या क्या डाटा आपके पास होने वाला है। बाज बहादुर चंद से आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। और बाज बहादुर चंद के बाद जो आपके पास राजा बनेंगे, उन राजाओं का नाम होगा आपके पास उद्योत चंद। तो आज का पहला राजा हमारे पास होगा उद्योत चंद। तो आज हम एक नया राजा पढ़ेंगे, उद्योत चंद। बाज बहादुर चंद तक जिन्होंने क्लासेस नहीं देखी है, तो प्लीज़ पहले उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उद्योत चंद को जैसे ही हम पढ़ते हैं, तो उद्योत चंद को पढ़ते समय हमारे पास 3 सेनापति आ जाते हैं। अब मैंने आपको बहुत पहले से पढ़ा रखा है और बहुत पहले से आपको समझा रखा है कि चंद पवार वंश जब भी आप पढ़ोगे, सेनापति वाला लॉजिक हमेशा आपको याद रखना है। तो उद्योत चंद का पहला पॉइंट आपके सामने आता है, वो है सेनापति। तो उद्योत चंद के 3 सेनापतियों के नाम आप लिखेंगे दोस्तों। पहला सेनापति है मेसी साहू। जो बच्चे मुझसे ही पढ़ रहे हैं, तो उनको पता है सेनापति कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत बार मैंने जोड़ दे दिया है, बार बार नहीं समझाऊंगा। इसके अलावा इनका दूसरा सेनापति है, वो है हीरू देवुबा। हीरू देवुबा। उसके पास तीसरा सेनापति इनका देखने के लिए मिलता है, उनका नाम है श्री शिरोमणि। तो क्या बताया दोस्त, आपको बताया है उद्योत चंद एक राजा है, आज की क्लास का पहला राजा। और उद्योत चंद के 3 सेनापति हमें देखने के लिए मिलते हैं। और वो 3 सेनापतियों के नाम आपके सामने लिखे थे, मेसी साहू, हीरू देवुआ, श्री शिरोमणि। प्लीज़ आप समझिएगा इन बातों को, क्या हो रहा है और क्या क्या नहीं हो रहा है। इसके अलावा उद्योत चंद को पढ़ते समय आगे हम उद्योत चंद का दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट तो हमने उसके सेनापति देख लिए। तो उद्योत चंद के कुछ युद्ध हैं। इन्होंने गढ़वाल के बधानगढ़ पे भी युद्ध किया था, और इन्होंने गढ़वाल के चांदपुर गढ़ पे भी युद्ध किया था। तो इन्होंने 2 बार गढ़वाल में युद्ध किया है। उनको देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। तो 2 डेट आएंगी, 1678 और 1679। एक साथ आप इनको याद कर सकते हैं। उद्योत चंद ने गढ़वाल पे आक्रमण किया था 78 में और 79 में। 78 में इन्होंने आक्रमण किया था, तो क्वेश्चन आएगा उद्योत चंद ने बधानगढ़ पे आक्रमण कब किया था। तो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। और उद्योत चंद ने गढ़वाल की राजधानी चांदपुर गढ़ पे कब आक्रमण किया था, आपके सामने मैंने डेट लिखी हुई है, और आप इसको याद कर सकते हैं। और होपफुली आप याद भी कर रहे होंगे, प्रॉपरली नोट्स भी बना रहे होंगे। अभी आपको एक दिन में एक ही क्लास में अपलोड करता हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हिंदी की क्लास रोज़ डालिए, उत्तराखंड की क्लास रोज़ डालिए, कोई पॉलिटी की डिमांड करता है। मैं 3 क्लास डालता हूँ, और ये 2 दिन के गैप पे आती है। आज उत्तराखंड की आएगी, तो कल हिंदी की आएगी, फिर पॉलिटी की आएगी, फिर उत्तराखंड हिंदी पॉलिटी। ये मेरी अभी मजबूरी है, क्योंकि मैं बहुत नया नया हूँ। मेरे को भी 20 दिन हो रहे चैनल बनाए हुए, तो सबकी डिमांड पूरी करना इतना पॉसिबल है नहीं। ऊपर से मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उधर भी टाइम देना पड़ता है। फिर बहुत सारी समस्याएं जीवन में है, तो इसलिए अभी थोड़ा सा 1 महीना स्ट्रगल या 1 महीना मेरे को सपोर्ट कर लीजिएगा। जैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि मैं भी लाइव भी क्लासेस दे नहीं सकता। यूट्यूब की पॉलिसी इतनी जल्दी आप लाइव क्लास दे नहीं सकते। तो जैसे जैसे चीज़ें सामान्य होंगी, आगे आगे बढ़ेंगी, तो आपको मैं डायरेक्ट लाइव क्लास में ही पढ़ा दूंगा। तो लाइव क्लास का थोड़ा सा और भी बेटर कॉन्सेप्ट होता है लाइव बच्चों के साथ, तो और आप ज़्यादा आपको देखने के लिए, अच्छे से देखने के लिए मिलेगा।
ठीक है। तो प्लीज़ फिलहाल 1 महीना 2 महीना थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट कीजिएगा, देन आपको सारी चीज़ें सूटेबल तरीके से मिल जाएगी, ठीक है। अभी तो 20 दिन हो रहे हैं। चांदपुरगढ़, इसके अलावा हम इसमें समझते हैं, हमने इसके सेनापति का नाम लिखा होगा और एक सेनापति का नाम लिखा था हमने मेसी साहू, तो इसी युद्ध में मेसी साहू मारा गया था। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं। तो उद्योचंद के 2 पॉइंट हमने लिख लिए, एक सेनापति वाला लॉजिक लिख लिया, एक युद्ध वाला लॉजिक हमने लिख लिया। इसके अलावा क्या क्या पॉइंट है वो चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं कि समस्याएं क्या है। इसके अलावा कुमाऊं वालों ने, ये उत्तराखंड का मैप है, ये कुमाऊं है, ये गढ़वाल है और इधर क्या है, नेपाल है। तो इस उद्योचंद ने पहले तो गढ़वाल पे आक्रमण किया, अब ये नेपाल पे भी आक्रमण करेगा। तो इसके आक्रमण वाली सीरीज में नेपाल वाले युद्ध भी देख लेते हैं। तो देखिए नेपाल के युद्धों में 1-2 पॉइंट आपके पास आएंगे। पहला पॉइंट आएगा 1683 से लेकर 1685 की डेट देखने के लिए मिलती है, और इसने नेपाल की राजधानी या डोटी राजाओं की राजधानी अजमेरगढ़ पे आक्रमण किया। अजमेरगढ़, कोई बोलेगा अजमेरगढ़ कहाँ है, तो डोटी क्षेत्र में है। बाकी जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है उनको सब कुछ बता रखा है कि डोटी क्षेत्र कहाँ है, क्या है, कैसा है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक और डेट है, वो है 1688। 1688 में भी इसने नेपाल के राजाओं पे अटैक किया था, और यहाँ पे एक संधि करी थी उसने, जिसके लिए इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, एग्जाम में आ भी चुका है दोस्तों, और इस संधि का नाम है खेरीगढ़ की संधि। प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। खासकर वो बच्चा तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा जो पहली बार ही अभी पढ़ रहा है, नया नया तैयारी वाली लाइन में जुड़ा है और मेरे चैनल तक पहुंच गया। तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं दोस्त, प्लीज़ आप एक बार भरोसा करें और एक बार पूरे नोट्स बना लें। उसके बाद इन नोट्स की तुलना आप किसी भी टीचर के नोट्स से तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, आपको बेटर चीज़ें दिखाई जाएगी, बेटर चीज़ें मिली जाएगी, आपको पढ़ाई जाएगी प्लीज़। तो खेरीगढ़ की संधि हुई थी। कहा जाता है जब ये अजमेरगढ़ जीत के आया था तो ये गढ़वाल आ गया था, और गढ़वाल में इसने देव प्रयाग में स्नान वगैरह भी किया था। और जब ये गढ़वाल की यात्रा पे आया था तब तक किसी ने दोबारा से डोटी राजाओं ने अटैक कर दिया था, और उसके बाद इसने डोटी राजाओं पे दोबारा अटैक किया और अब की बार एक नई संधि कर ली थी, खेरीगढ़ की संधि। और खेरीगढ़ की संधि इसने एक राजा के साथ करी थी जो कि डोटी राजा का नाम है देवपाल। तो क्वेश्चन आएगा खेरीगढ़ की संधि कब हुई, तो खेरीगढ़ की संधि आपके सामने लिखी तो है मैंने, खेरीगढ़ की संधि आपके सामने लिखी है 1688 में। खेरीगढ़ की संधि किसके साथ करी थी, डोटी राजाओं के साथ करी थी, और डोटी राजाओं में भी क्वेश्चन आएगा कौन सा राजा, तो वो देवपाल। तो उद्योचंद को भी हम लाइन से पढ़ रहे हैं, देखो कुछ भी चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ, सब चीज़ लाइन से पढ़ रहे हैं। तो मैंने पहला कॉन्सेप्ट याद करने के लिए सेनापति वाला देखा, सेनापति लिखा दिए हैं। उसके बाद हमने ये वाले पॉइंट देखा, युद्धों वाले पॉइंट। तो युद्धों के बाद एक बार गढ़वाल पे आक्रमण किए और उसके बाद उसने नेपाल पे आक्रमण किए। हाँ, जहाँ पे अजमेरगढ़ का युद्ध लिखेंगे यहाँ पे उसका दूसरा सेनापति भी मारा जा चुका होता है, जिसका नाम होता है हीरू देउबा। तो यहाँ पे ये भी मर जाता है। खैर मरने वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं पूछा जाता, बट डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि ये किसका सेनापति था। तो पहली स्लाइड में किसी भी दोस्त को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्तों। अगर होती है, आप हमेशा एक चीज़ पे मैं फोकस करता हूँ, आप कमेंट करके अपनी समस्या बता दीजिएगा। मैं तो अभी नया हूँ तो मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, 10-12 कमेंट तो आते ही है, तो मैं सबके पढ़ लेता हूँ। तो आप बता दीजिएगा कि क्या क्या कमी है, मैं उस कमी को दूर करने की कोशिश करूँगा अपनी तरीके से, ठीक है। बाकी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं उद्योचंद के बारे में, और हम क्या पढ़ सकते हैं, क्या चीज़ हमें उद्योचंद के बारे में याद रखना है। तो उद्योचंद ने कुछ कार्य भी करवाए थे। उद्योचंद ने क्या क्या कार्य कराए थे, तो उद्योचंद ने 3 कार्य करवाए थे जिनको हमें इंपॉर्टेंट से पढ़ना है, इसके द्वारा कराए जाने वाले कार्य। ये अपने लिए एक महल बनाता है, और ये महल बनाता है जिसका नाम होता है रंग महल। तो अगर क्वेश्चन आएगा अल्मोड़ा में रंग महल का निर्माण कौन कराता है, तो रंग महल का निर्माण भी उद्योचंद कराता है। और रंग महल के अलावा इसके अलावा एक और महल बनाता है, वो है तल्ला महल। जो बच्चे यहाँ तक वीडियो देख पा रहे हैं, अब मैंने पुरानी क्लासेस में आपको पढ़ा रखा मल्ला महल, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे कि मल्ला महल किसने बनाया, क्योंकि तल्ला महल तो इसने बनाया और मल्ला महल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो आप कमेंट करके बताएंगे मैं नहीं पढ़ाया था कि मल्ला महल किसने बनाया, ठीक है। तो कुमाऊं में रंग महल किसने बनाया, उद्योचंद ने। कुमाऊं में तल्ला महल किसने बनाया, उद्योचंद ने। ये बेसिक से पॉइंट है, इनको बारे में आप ध्यान में रखना चाहिए आपको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसके अलावा लक्ष्य दीपावली
किसने मनाया? ये लक्ष्य दीपावली त्योहार, त्योहार ऐसे लिखते हैं, ध्यान में रखिएगा। लक्ष्य दीपावली शुरू किसने कराया था? तो लक्ष्य दीपावली शुरू भी इसने कराया था। लक्ष्य दीपावली का मतलब क्या है? लक्ष्य मतलब लाख से संबंधित है। इसने दिवाली के दिन 1,00,000 दिए जलवाए थे। गिने किसने होंगे वो? ये तो भगवान मालिक है, मगर किताबों में लिखा है कि दिवाली के दिन इसने 1,00,000 दिए जलवाए थे। यह दिवाली के दिन ही 1,00,000 दिए जलवाता था, इसीलिए लक्ष्य दिवाली त्यौहार मनाना किसने शुरू किया था? तो लक्ष्य दिवाली त्यौहार मनाना भी इन्होंने शुरू किया था। इनका नाम क्या है जी? इनका नाम है उद्योत चंद। तो आप प्लीज़ इन बातों को समझिएगा, इसके बारे में जो भी फैक्ट थे वो मैंने आपको लिखा दिए, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या क्या पॉइंट हमारे पास आने वाले हैं उन पॉइंटों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है मराठा। आप जीएस के सिलेबस में पढ़ते हो, हिंदी के सिलेबस में पढ़ते हो मराठा। तो मराठाओं का एक कवि था जिन कवि का नाम है मतीराम। तो मराठा कवि मतीराम को शरण दी थी। तो क्वेश्चन आएगा, मराठाओं को कवि मतीराम चंद्रवंश के किस राजा के दरबार में आया था? तो मराठा कवि मतीराम किस चंद्रवंश राजा के दरबार में आया था? तो आपके सामने बोर्ड पे लिखा है मराठा कवि मतीराम किसके दरबार में आया था? तो मराठा कवि मतीराम भी इसी के दरबार में आया था। एंड द लास्ट पॉइंट इनके बारे में इंपोर्ट करके लिख सकते हैं आप कि इन्होंने अल्मोड़ा में एक मंदिर का निर्माण कराया था, जिस मंदिर का नाम है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। तो अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? तो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का निर्माण, और ये त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में है। वैसे आपको त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में भी दिख जाएगा और आपको बहुत सारे जगह देखने के लिए मिल सकता है एक एक मंदिर, मगर ओरिजिनली जो उद्योगचंद ने जिस मंदिर का निर्माण कराया था त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, ये मंदिर कहाँ है? आपका अल्मोड़ा में है। त्रिपुरा सुंदरी को हम उत्तराखंड का कल्चर पढ़ते हैं, तो उत्तराखंड के कल्चर में मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, वह ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं उत्तराखंड का पूरा कोर्स अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दूंगा। तो नंदा देवी जात यात्रा या नंदा देवी के बारे में उत्तराखंड के हर एक व्यक्ति को पता होता है। तो नंदा देवी का भाई, एक टर्म आता है पढ़ते समय, तो नंदा देवी का भाई कहते हैं लाटू देवता को। उत्तराखंड में लाटू देवता को नंदा देवी के भाई की संज्ञा दे रखी है। बाकी लाटू देवता की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। इसके साथ साथ नंदा देवी की बहन किसको बोला जाता है? तो कभी क्वेश्चन आएगा नंदा देवी की बहन किसे कहा जाता है? तो नंदा देवी की बहन कहा जाता है त्रिपुरा सुंदरी माता को। तो ये पॉइंट अगर आपको नोट करके लिखना है तो आप लिख सकते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में। तो उद्योगचंद हमारा कंप्लीट हो गया है। उद्योगचंद में देख हमने सेनापति, उसके युद्ध देखे, उसकी संधियां देखी, उसके द्वारा कराए गए निर्माण देखे। और ये क्वेश्चन अच्छा है कि मराठाओं का कवि मतीराम किसके दरबार में शरण लेने के लिए आता है? तो मराठाओं का कवि मतीराम उद्योगचंद के दरबार में शरण लेने के लिए आता है। तो होपफुली ये चीज़ें क्लियर हुई होगी, उद्योगचंद आपका क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं वन स्टेप। उद्योगचंद के बाद एक नया राजा आएगा, और उद्योगचंद के बाद जो हमको नया राजा देखने के लिए मिलता है वो देखने के लिए ज्ञानचंद सेकंड। तो उद्योगचंद के बाद एक नया राजा आएगा, उनका नाम क्या है? ज्ञानचंद सेकंड। एक ज्ञानचंद आप पहले भी देख चुके हो, जो फिरोजशाह तुगलक के दरबार में गया था, और फिरोजशाह तुगलक ने उसको गरुड़ की उपाधि दी थी, इसीलिए उसको गरुड़ ज्ञानचंद भी देखने के लिए, ये बोलने के लिए मिला था। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रख सकते, समझ सकते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसके शासनकाल का एक इंपॉर्टेंट घटना, ज़्यादा पॉइंट इसमें है नहीं, और वो है 1699 की घटना मेरे फ्रेंड। और 1699 इसने भी बधानगढ़ पे युद्ध किया था। बधानगढ़, इससे पहले उद्योगचंद भी बधानगढ़ पे अटैक कर चुका है 1678 में, आपने ही पढ़ा था। तो बधानगढ़ पर आक्रमण इसने किया, और ये वाला आक्रमण इसलिए इंपॉर्टेंट है, बधानगढ़ पर आक्रमण किया। अब बधानगढ़ से नंदा देवी की सोने की प्रतिमा को चुरा के कुमाऊं ले गया। नंदा देवी की सोने की प्रतिमा, बोले तो सोने की मूर्ति, तो सोने की मूर्ति को कुमाऊं ले गया, इसीलिए नंदा देवी को हम कुमाऊं में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मुद्दा क्या है? ज्ञानचंद सेकंड राजा बनता है। और ज्ञानचंद सेकंड का पहला पॉइंट क्या है दोस्तों? पहला पॉइंट है सन 1699 में इन्होंने बधानगढ़ पे आक्रमण किया था। अब बधानगढ़ पे जब आक्रमण किया था तो बधानगढ़ से सोने की मूर्ति को ये कुमाऊं लेके चले गए थे। ये इंपॉर्टेंट करके फैक्ट करके याद रखिएगा।
बाधानगढ़ बोले तो गढ़वाल, तो गढ़वाल पे ये आक्रमण करते थे और गढ़वाल पे आक्रमण करते थे। तो इसी के साथ साथ इसका दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, किताबों में लिखा रहता है दूधोली का युद्ध, दूधोली का युद्ध। तो दूधोली का युद्ध भी इसी ज्ञानचंद ने किया था। दूधोली का युद्ध 1703 में पाया जाता है। और कौन कौन राजा कर रहे इसको? एक कर रहा है इसको ज्ञानचंद। और ज्ञानचंद कहाँ का राजा है मेरे दोस्तों? कुमाऊं का राजा है। और ज्ञानचंद गढ़वाल में आक्रमण कर रहा है, तो किसके शासनकाल में कर रहा है? फतेह पति शाह के शासनकाल में कर रहा है। और सेम चीज़ आप तभी भी पढ़ोगे जब मैं आपको पंवार वंश पढ़ाऊंगा, फतेहपति शाह। और फतेहपति शाह कहाँ का राजा है? गढ़वाल का राजा है। तो बोलेगे दूधोली का युद्ध कब हुआ था? तो दूधोली का युद्ध आप बोलोगे कि हमने पढ़ा है 1703 में हुआ था। दूधोली का युद्ध किस किस के बीच हुआ था फ्रेंड? तो दूधोली का युद्ध ज्ञानचंद सेकिन और फतेहपति शाह के बीच में हुआ था। ये चीज़ें हम रिवीजन के तौर पे, या जब हम पंवार वंश पढ़ेंगे, या जब हम हेडिंग फतेहपति शाह को पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें हम तब भी रिपीट करने वाले हैं। बट आप इस चीज़ को अभी याद कर लो ना, आप अभी पढ़ रहे हो। तो देखो, हमेशा से जो भी बच्चे मुझे जानते हैं ना, मैं एक चीज़ पे फोकस करता हूँ, वो है रिवीजन। कुछ भी नया पढ़ने से अच्छा आप रिवीजन करिएगा। आपने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी है, लिखी है, नोट्स बनाए, मगर क्या वो आपको सब याद है? नहीं। आप नोट्स बना रहे हो, आप याद नहीं कर रहे हो। और एग्जाम में याद करके निकलेगा, नोट्स बना के नहीं। एक बात प्लीज़ अच्छे से समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानचंद के 2 पॉइंट थे और वो दोनों के दोनों पॉइंट मैंने आपको लिखा दिए हैं, होपफुली समझ में आया होगा। उत्तराखंड में ऐसी कोई जगह नहीं है दूधोली, तो इसलिए मैं हमेशा एक्स्ट्रा फैक्ट लिखाता रहता हूँ जो कि टॉपिक से हटके होते हैं। आप उन चीज़ों को नोट कर सकते हैं साइड बाय साइड। तो ऐसे तो दूधोली नहीं है, मगर उत्तराखंड में वर्तमान में एक जगह है जिसका नाम होता है दूधातोली। तो दूधातोली उत्तराखंड में एक जगह है, तो इस दूधातोली को क्लियर करते हैं दूधातोली का पठार। तो इसी क्षेत्र में युद्ध हुआ होगा, इसीलिए तो इसको दूधोली का युद्ध कहते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा दूधातोली का पठार कहाँ है, तो दूधातोली का पठार का कुछ एरिया पौड़ी में आता है, कुछ एरिया चमोली में आता है और कुछ एरिया अल्मोड़ा में आता है। तो दूधातोली का पठार 3 जिलों में फैला है, पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा। इसका ज्ञानचंद से कोई लेना देना नहीं है। वो तो ज्ञानचंद ने दूधोली का युद्ध किया था, तो कोई दूधोली से संबंधित राय में दूधातोली, वो होपफुली वही जगह होगी। तो दूधातोली का पठार बोलेगा कहाँ है? तो 3 जगह है। दूधातोली का लिए एक निक नेम है। और दूधातोली का निक नेम क्या है? दूधातोली को क्या नाम से जाना जाता है मेरे फ्रेंड? इसको बोला जाता है उत्तराखंड का पामीर। आप सब लोग जानते हैं, पर प्लीज़ अगर आप वीडियो सुन रहे हो तो आपका रिवीजन हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हाउसवाइफ्स होंगी या नॉर्मल काम करते हैं, किराए पर रहते हैं बच्चे, वो तैयारी करते हैं। आपने चीज़ें पढ़ी है, मगर मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि जब भी आप खाना खूना बना रहे हो तो आप वीडियो लगा के रख दो साइड में, किसी भी टीचर की। मैं कभी अपनी बात नहीं करूँगा, जिससे आपको पसंद है, जो आपको अच्छा पढ़ाता है, जिसके नोट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप पढ़ते पढ़ते कुछ ना कुछ चीज़ें सुन लोगे तो याद हो जाएगा आपको और कंठस्थ। तो उत्तराखंड का पामीर किसे कहते हैं? दूधातोली को। पामीर का पठार असली में कहाँ है? तिब्बत में है। उसको विश्व की छत भी कहते हैं क्योंकि सबसे बड़ा है। तो उत्तराखंड में एक ही पठार तो पड़ते हैं, दूधातोली, तो इसलिए इसको क्या बोलते थे? उत्तराखंड का पामीर। असली में पामीर कहाँ है? ओरिजिनल पामीर कहाँ है? तिब्बत में, जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, विश्व की छत भी कहा जाता है। बट उत्तराखंड का पामीर किसे कहते हैं मेरे भाई? दूधातोली को कहते हैं। ये दूधातोली इंपॉर्टेंट इसलिए है, इस दूधातोली से निकलती है 5 नदियाँ और ये एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए मैं आपको ये एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ा रहा हूँ। पहला है पूर्वी नयार, दूसरा है पश्चिमी नयार, अगला है पश्चिमी रामगंगा, इसके अलावा है चौथी नदी आटागाड़, पिंडर की सहायक नदी एग्जाम में आ चुका है। सिमली में इन दोनों का संगम होता है, आटागाड़ प्लस पिंडर नदी का संगम होता है सिमली नामक जगह पे। और एक और नदी है जिस नदी का नाम है विनो या वूनो, कई बार आपको ऐसा नाम भी दिख जाएगा, वूनो। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में इसको लिखाने का एक ही मात्र मेरा मकसद था, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में आता है, तो ध्यान में रखिएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट में दूधातोली का पठार 3 जिलों में फैला हुआ है, उत्तराखंड का पामीर कहते हैं। पामीर ओरिजिनल में कहाँ है? तिब्बत में है। और यहाँ से 5 नदियाँ निकलती है दूधातोली से। बाकी नदी तंत्र जब आपको पढ़ाऊंगा तो सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, बट वो तभी दूधोली आप याद करोगे तो साथ साथ में आप दूधातोली भी याद कर दोगे, तो आपका फायदा होगा मेरे भाई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड में तो ज्ञानचंद के बारे में और क्या फैक्ट हम जान सकते हैं, तो ज्ञानचंद के बारे में और भी कुछ फैक्ट, एक्स्ट्रा फैक्ट है नहीं। ज्ञानचंद के बारे में इधर ही अगर आपको एक फैक्ट लिखना होगा, इधर तो जगह नहीं बची है, तो आप ज्ञानचंद के बारे में यहाँ पे एक फैक्ट नोट डाउन कर सकते हैं इस स्लाइड में, अगर आप करना चाहोगे तो वो स्लाइड है कत्यूर घाटी। अलग ही लिख देता हूँ, ज्ञानचंद ने कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। यार आपको पता है ना बद्रीनाथ मंदिर किधर है, तो बद्रीनाथ मंदिर तो चमोली में, असली भगवान बद्रीनाथ मंदिर। मगर स्पेशल क्वेश्चन आता है कि ज्ञानचंद सेकंड ने बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण कहाँ कराया था। यह क्वेश्चन आएगा कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण कराया था ज्ञानचंद ने। तो ज्ञानचंद के बारे में जितने फैक्ट थे वो हमने लिख लिए। 1699 में इसका आक्रमण हमने लिख लिया, नंदा देवी की मूर्ति लेके चला गया था। 1703 में फतेहपति सागर से दुधौली का युद्ध हमने पढ़ लिया, दुधौली की 5 नदी हमने पढ़ ली, दुधौली की लोकेशन हमने पढ़ लिया, और भगवान बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण का क्या फैक्ट है वो भी मैंने आपको बता दिया। होपफुली चीज़ें समझ में आ रही होगी। हर दिन की भांति आज दोबारा कह रहा हूँ, किसी चीज़ में कुछ गड़बड़ होती है, नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोशिश की जाएगी उसको और बेहतर करने की। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे तो इसके बाद एक नया राजा बनेगा, और वो नया राजा क्या है, वो नया राजा है जगतचंद। बहुत इंपॉर्टेंट है जगतचंद राजा। वो नया राजा जगतचंद को पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक नया राजा आता है, और इस नए राजा का नाम है मेरे भाइयों, मेरे फ्रेंड, जगतचंद। जगतचंद का पहला पॉइंट ये है कि कुमाऊं का स्वर्णकाल किसके काल को कहते हैं, कुमाऊं का स्वर्णकाल। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो कुमाऊं का स्वर्णकाल कहते हैं जगतचंद के शासनकाल को। हमने इतने सारे राजा पढ़ लिए, मगर कुमाऊं का स्वर्णकाल किसके काल को कहते हैं, जगतचंद के शासनकाल को। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा ऐसा राजा था, पहला ऐसा राजा देखने के लिए मिल रहा है जिसने जुआरियों पर कर लगाया था। तो जुआरी, जो जुआ खेलने वाले होते, जुआरियों पर कर किस चंद शासक ने लगाया, तो जुआरियों पे कर लगाया। किसने लगाया भाई जुआरियों पे कर, जगतचंद ने लगाया। जुआरियों पे टैक्स लगाने वाला राजा का नाम कौन। अगर आप जुआ खेलोगे तो आपके मतलब पैसा है, तभी तो आप जुआ खेलोगे, और अगर आपके पास पैसा है तो राजा को टैक्स दो। तो जुआरियों पे कर लगाने वाले राजा का नाम क्या है, जुआरियों पे कर लगाने वाले राजा का नाम है जगतचंद। इसके शासनकाल में घटना इंपॉर्टेंट आती है, इसलिए मैं उसे थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ। 1709 की एक डेट आती है, कहते हैं 1709 में इन्होंने गढ़वाल पे आक्रमण करके श्रीनगर को जीत लिया था। अगर क्वेश्चन आएगा कि श्रीनगर को किस चंद्रवंशीय शासक ने जीता था, तो जगतचंद ने जीता था। और उसने 1709 में श्रीनगर को जीतने के बाद श्रीनगर पर राज नहीं किया, श्रीनगर किसी ब्राह्मण को दान दे दिया, और देन एक ब्राह्मण को यह दान दे दिया था, ब्राह्मण को दान दे दिया। तो श्रीनगर को जीतने के बाद किसी ब्राह्मण को दान किसने दिया था, तो श्रीनगर को जीतने के बाद श्रीनगर वाले क्षेत्र को एक ब्राह्मण को दान दे दिया था। और ये किसने दिया था, तो ये कैसे किसके शासनकाल में देखने के लिए मिलता है हमें, तो ये देखने के लिए मिलता है हमें जगतचंद के शासनकाल में। और इस समय गढ़वाल का राजा कौन है, थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था फतेहपति शाह। इस समय भी गढ़वाल का राजा कौन है, फतेहपति शाह। इस समय गढ़वाल का राजा है फतेहपति शाह। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद कर सकते हैं। गढ़वाल को किस चंद्रवंशीय राजा ने जीतने के बाद पंडित को दान दे दिया था, ब्राह्मण को दान दे दिया था, तो वो यही है। ये वाला पॉइंट आप याद कर सकते हैं, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं है। अगला पॉइंट हमने एक बार पढ़ा होगा 84 माल परगना। आपने पढ़ा होगा 84 माल परगना। और 84 माल परगना मेरे दोस्तों जब आपको पढ़ाया था, पुराने नोट्स आप रिवाइज करिएगा। रिवीजन पे मैं हमेशा फोकस करता हूँ। तो हमने ये पढ़ा था 84 माल परगना अकबर ने रुद्रचंद को दिया था, तराई भाबर वाला क्षेत्र, अगर आपने मुझसे पढ़ाए तो। मगर वो तराई वाला भाबर क्षेत्र जब चंद्रवंश को मिल गया, रुद्रचंद को मिल गया, तो मतलब रुद्रचंद का बेटा फिर बेटा बेटा वही तो राजा बनते हैं। तो जगतचंद के शासनकाल आते आते इसको स्वर्णकाल कहते हैं ना। तो इस 84 माल परगने से सालाना
9 लाख की इनकम होती थी। इससे क्या होती, सालाना 9 लाख की इनकम होती थी, और इससे सालाना 9 लाख की इनकम होती थी। इसीलिए 84 परगने का एक नया नाम पड़ गया और इसको बोला जाता था 9 लखिया परगना। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा 9 लखिया परगना क्या है, तो 9 लखिया परगना वही है जो 84 परगना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 9 लखिया परगना क्या है मेरे दोस्तों, तो 9 लखिया परगना 84 परगना है, बाकी कुछ भी नहीं है। और क्वेश्चन आएगा 84 परगना किसके शासनकाल में चर्चाओं में आया था, तो ये तो रुद्रचंद के शासनकाल में आया था ना, आपको पढ़ाया था, अकबर ने दिया था। मगर इस 84 परगने से 9 लाख की इनकम किसके शासनकाल में हुई, तो 84 परगने से 9 लाख की जो इनकम हुई थी, वो 9 लाख की इनकम किसके शासनकाल में हुई थी, जगत चंद के शासनकाल में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जगत चंद के 3-4 पॉइंट थे, वो 4 पॉइंट मैंने लिखा दिए हैं। देखो, स्वर्णकाल, जुवारियों पे कर, श्रीनगर को जीतने के बाद फतेहपति शाह के शासन में ब्राह्मण को दान देना, 84 परगने से 9 लाख सालाना कमाना, एंड द लास्ट पॉइंट जगत चंद के बारे में, इसकी मृत्यु किससे हो गई थी, चेचक से हो गई थी। चेचक से मरा, चेचक से क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कोई चंद्रवंश या राजा चेचक से मर रहा है, अभी आगे जाके देखोगे पवार वंश में भी पढ़ोगे, कोई मलेरिया से मर रहा है, इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा कोई क्षय रोग से मर रहा है, टीबी से। आप लोगों ने अगर वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके मुझे बताना है कि दैट टाइम ब्लड रिपोर्ट कहाँ चेक हो रही थी, कौन बता रहा था इनको मलेरिया हो रहा था या टीबी हो रहा था, या फिर जो भी हो रहा है, आपको कोई चेचक से मर रहा है तो ये ब्लड रिपोर्ट कहाँ चेक हो रही थी या कैसे बताते थे, तो आप ये कमेंट करके बताना मेरे को, ठीक है। और जगत चंद का आखिरी पॉइंट, जगत चंद के सारे पॉइंट हो गए हैं। जगत चंद का आखिरी पॉइंट क्या है, इसके शासनकाल में एक बुक लिखी गई है जिस बुक का नाम है जगत चंद्रिका। तो क्वेश्चन आएगा जगत चंद्रिका, जगत चंद्रिका बुक किसने लिखी है, या जगत चंद्रिका बुक के राइटर का नाम क्या है, तो उनका नाम है पद्म देव पांडे। जगत चंद्रिका बुक के राइटर का नाम है पद्म देव पांडे। तो जगत चंद के बारे में जो मैंने इस बोर्ड पे इस स्लाइड में लिखा है, मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, इससे बाहर नहीं आएगा। आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, खासकर वो बच्चा, वो दोस्त, वो मित्र जो नया नया तैयारी कर रहा है, आपके लिए बहुत सूटेबल और बहुत अच्छे नोट्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। बाकी जिन्होंने पहले पढ़ा है तो आप लोगों को समझाना तो उचित नहीं है, आप लोगों को मुझसे ज़्यादा ज्ञान है तो क्या ही समझा सकते हैं। तो स्वर्णकाल कहते हैं, जुआरियों पे कर लगाया था, श्रीनगर को जीतने के बाद ब्राह्मण को दान दे दिया था, गढ़वाल का राजा फतेहपति शाह था, 84 परगना से सालाना 9 लाख रुपए कमा रहा था, इसलिए 9 लखिया परगना कहते हैं। चेचक से मृत्यु हो गई थी और जगत चंद्रिका बुक लिखी गई है इसके ऊपर, और वो लिखी किसने, पद्मदेव पांडे ने लिखी, ठीक है। ये पॉइंट आप समझ जाइए। नेक्स्ट आगे अगर हम पढ़ें, आगे हम बढ़ें, तो इसके बाद राजा जो बनेगा, इसके बाद जो राजा बनेगा उस राजा का नाम होगा देवीचंद। इसके बाद जो राजा बनेगा, इसके बाद का राजा का नाम आप लिख लीजिएगा, इसके बाद राजा का नाम लिखिएगा देवीचंद। देवीचंद को पढ़ाने से पहले मैं यहाँ पे एक नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ, प्लीज़ आप याद करिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, समझिएगा। चंद वंश का अवनत काल शुरू। तो क्वेश्चन आएगा चंद वंश का अवनति काल शुरू किसके शासन काल में हुआ, तो चंद वंश का अवनति काल शुरू देवीचंद के शासन काल में हुआ। और आपने देखा होगा देवीचंद से पहले राजा कौन है, जगत चंद। तो क्वेश्चन आएगा किसके शासन काल के बाद चंद वंश का अवनति काल शुरू हुआ, तो जगत चंद के बाद चंद वंश का क्या हुआ, अवनति काल शुरू हुआ, अवनति काल। इसको याद कैसे करना है, देखो एक साइड तो स्वर्णिम युग, गोल्डन पीरियड कौन सा किसको कहा जाता है, जगत चंद के शासनकाल को कुमाऊं का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, चंद्रवंश का स्वर्णकाल कहा जाता है। और जैसे ही स्वर्णकाल लगता है ना, स्वर्णकाल में तो चंद्रवंश पीक पॉइंट पर होगा। तो कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी इंसान होता है, कोई भी कंपनी होती है,
देश दुनिया में जो ऊपर ऊपर बढ़ा है ना, एक दिन जरूर वो नीचे भी गिरा है। जब अहंकार घमंड आ जाता है ना, तो ऊपर चढ़ने के बाद आदमी जरूर नीचे गिरता है। हर सुख के बाद दुख है, हर दुख के बाद सुख है, सिक्के दो पहलू है। तो जैसे ही चंद्रवंश का गोल्डन पीरियड आता है, ये पीक पॉइंट पे रहता है, तो जगत चंद के अगेन नया राजा बनता है देवी चंद। अब चंद्रवंश का डिमोलेशन होने लग जाता है, चंद्रवंश नीचे गिरने लग जाता है। अब आप कोई भी चंद्रवंश पढ़ोगे, होपफुली नेक्स्ट क्लास में चंद्रवंश खत्म भी हो जाएगा। अब चंद्रवंश के जो भी राजा आते हैं ना, वो एक एक दो दो काम करते हैं, और चंद्रवंश के राजा अपने सेनापतियों के, अपनी जनता के, अपने पदाधिकारियों के, अपने चाटुकारिताओं के कठपुतली बन के रह जाते हैं। राजा राजा वाली पावर पे नहीं रहता, राजा को दूसरा ही चला रहा है। तो इसलिए अब चंद्रवंश के जितने राजा पढ़ोगे ना, कोई स्ट्रांग नहीं है। अब चंद्रवंश नीचे 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 डूबेगा, और एक दिन तो गोर खा के चंद्रवंश को मार के खत्म भी कर देंगे, चंद्रवंश फिनिश हो जाएगा। तो क्वेश्चन आएगा, किसके शासन काल के बाद चंद्रवंश का अवनति काल शुरू हुआ? तो जगत चंद की मृत्यु के बाद, जगत चंद के बाद चंद्रवंश का गिरना शुरू हो गया। और बोलेंगे किसके शासन काल से? तो चंद्रवंश का अवनति काल शुरू हो गया था देवी चंद के शासन काल से। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अब आप जो भी राजा पढ़ोगे, आपको दो तीन क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे, बाकी कुछ नहीं लिखना, क्योंकि अब गिरते रहेंगे और एक दिन खत्म ही हो जाएंगे। तो देवी चंद के क्या क्या पॉइंट है, वो पॉइंट हम देखने की कोशिश करते हैं। तो देवी चंद में 2 पॉइंट है, वो देख लेते हैं। ठीक है, देवी चंद का पहला पॉइंट यह है, इसको बोला जाता है कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक। तो कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है। अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है और दिल्ली सल्तनत काल पढ़ा है, तो दिल्ली के सल्तनत काल में हम मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं कि ये पढ़ा लिखा था, मगर इसको पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। विद्वान तो था, मतलब पढ़ाई लिखाई वाला तो ज़्यादा था, मगर जो भी इसने फैसला लिया, जो भी ये काम करना चाहता था, उसका रिजल्ट खिला पाता था। कोशिश तो करता था भला करने की, मगर बुरा ही होता था, जनता पे बुरा इफेक्ट पड़ता था। ऐसी ये मोहम्मद बिन तुगलक है, इसने भी कुमाऊं में उल्टे सुल्टे काम कराए थे, एक से काम कराए, इसीलिए इसको कुमाऊं का क्या बोला जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा इसने चाटुकारिता से घिरा रहता था। ये लोग जो इसकी तारीफ करते हैं, उनसे घिरा रहता था, भोग विलास में लिप्त रहता था, जनता पे ध्यान नहीं दिया। तो ये अटैक करता था। तो एक बार इसने क्या किया कि गढ़वाल पे अटैक करने की कोशिश करी, जीत नहीं पाया। तो इसने बगल में जो पहाड़ी थी उसका नाम ही गढ़वाल रख दिया और बोला मैं इसको जीत गया। कई बार ऐसे काम करता था कि अपने साम्राज्य में इसने ऑर्डर दे दिया कि जितने पेड़ पौधे हैं ना, इनको भी ठंड लग रही है। अब पेड़ पौधों को ठंड लग रही है, तो इसने बोला उनको ढका के आ जाओ। ऑर्डर दे दिया, जैसे राजा बोलेगा करना पड़ेगा। सारे पेड़ पौधों को ढक दिया गया, जितना पॉसिबल था कपड़ों से ढक दिया गया कि उनको ठंड नहीं लगेगी। कुछ समय बाद इसको लॉजिक लगा होगा कि यार ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर इसने ऑर्डर दे दिया था अपने क्षेत्र के कंगाल जनता को। किताबों में कंगाल शब्द लिखा है, तो कंगाल मतलब गरीब जनता को, कि आप उस कपड़े को लूट लो, जो भी मैंने चढ़ाया, जिसको जितना कपड़ा लेके जाना, जो इन पर चढ़ाया तुम उसे ले जाओ। तो ये इसने एक से एक पागलपंथी वाले काम किए, जो कि ऑनलाइन क्लासेस में सुनाए नहीं जा सकते। अगर मैं कहानियाँ सुनाऊंगा तो क्लास लंबी हो जाएगी और डाटा कम मिलेगा। तो ऑनलाइन क्लास में टीचर पे एक प्रेशर भी रहता है कि बच्चा आधा घंटा मेरी वीडियो देख रहा है, तो उसको कम से कम 30 क्वेश्चन तो दूँ, 1 मिनट का 1 क्वेश्चन। तो इसलिए मैं कहानियाँ ज़्यादा सुनाऊंगा नहीं यहाँ पे। धीरे धीरे जब चैनल ग्रो होगा तो फिर इन बातों पे अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा बहुत अच्छे से वीडियोग्राफी के दौरान। तो आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश मैं करूँगा, आपको बस भरोसा बना के रखिए। आगे देखते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक अवनति काल शुरू हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं क्योंकि पागल हो गए, जैसे काम करने लग गया था, अलग अलग से फैसले ले रहा था, जिसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा। हाँ, इसके शासनकाल में एक क्वेश्चन ये भी आता है, 2 ताम्रपत्र देखने के लिए मिलते हैं। एक ताम्रपत्र का नाम है बरम ताम्रपत्र और एक ताम्रपत्र का नाम है झिजाड़ ताम्रपत्र। तो बरम ताम्रपत्र और झिजाड़ ताम्रपत्र में इसके लिए एक शब्द, एक वर्ड बोली गई है और इसको बोला गया महाराजा कुमार देवी सिंह गुसाई। ठीक है, अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। अब वो होमवर्क क्या है, हम देखते हैं चंद्रवंशीय राजा है तो ये देवी सिंह गुसाई कैसे। हम देखते हैं इससे पहले चंद्रवंशीय राजाओं में हमने देखा है उनका लड़का शक्ति गुसाई,
छंदों का लड़का गुसाई कैसे? आपने कुछ नहीं देखा होगा तो आपने उत्तराखंड में हिंदी का सिलेबस देखा होगा। आपने 20 मई 1900 का जन्म हुआ था कौसानी में, सुमित्रा नंदन पंत जी का। सुमित्रा नंदन पंत जी का नाम भी आप पढ़ते गुसाई, तो पंत कास्ट के थे तो गुसाई कैसे? तो चंदवंश में बार बार जो एक गुसाई वाली टर्मिनोलॉजी आपको दिख रही है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे ये गुसाई का अर्थ क्या है। ये चंदों को कभी पंत को गुसाई बोल रहे हैं, कभी चंदू को गुसाई बोल रहे हैं। चंदवंश में गुसाई शब्द बार बार क्यों आ रहा है, गुसाई का मतलब क्या है, वो आप मुझे बताएंगे। तो क्वेश्चन आएगा, बरम ताम्रपत्र में देवी चंद को क्या बोला गया है? महाराजा कुमार देवी सिंह गुसाई। और ऐसे झिंझार ताम्रपत्र में भी उसके लिए इसी शब्दावली का प्रयोग किया गया है। होपफुली आपकी बात समझ में आ रही होगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी इससे आगे की क्लास पढ़ेंगे कल। नेक्स्ट क्लास में आपको इससे के आगे के राजा समझाए जाएंगे, और ये मुझे लगता है कि कल चंद्रवंश खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, तो चंद्रवंश की 5 या 6 वीडियो आएंगे जिसमें चंद्रवंश कंप्लीट। इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें चंद्रवंश का प्रशासन आपको पढ़ाऊंगा। ये चंद्रवंश से संबंधित कुछ वन लाइनर फैक्ट होंगे, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। कोई कमी होती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे देता हूँ, यूट्यूब में होगा मेरा। आप मेरे को व्हाट्सएप, पर्टिकुलरली व्हाट्सएप करके मुझे आप बता सकते हैं कि किसी को कोई समस्या होगी, कोई दुख होगा, कोई तकलीफ होगा पढ़ाई के रिगार्डिंग, खासकर जो मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ कमियाँ उसमें होगी तो मैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आप मुझे बता सकते हैं, मेरे तक अपनी समस्याओं को पहुँचा सकते हैं, मैं उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करूँगा। बाकी कोई नॉर्मल दिक्कत है आप कमेंट में बता सकते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैं उसको एक्सेप्ट करके सही करने की कोशिश करूँगा। चलिए, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।